हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जेई मेन 2025 का एनालिसिस करेंगे। 22nd, 23rd एंड 24th जनवरी का मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट का पेपर। किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो ये एनालिसिस आपको जिनका एग्ज़ाम 28 को है और 29 को है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ। केमिस्ट्री के टॉपिक्स में क्या क्या केमिस्ट्री का टॉपिक्स सिलेबस था और कहाँ से कौन कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये है 22 जनवरी का शिफ्ट 1, ये है शिफ्ट 2, ये है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे दो क्वेश्चन आए, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, एक। इसका मतलब इससे क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री का, क्या क्या क्वेश्चन आया वो भी हम दिखाएंगे आज आप लोगों को। उसका वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग का टीम कर चुका है। रेडॉक्स रिएक्शन से सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मोडायनेमिक्स में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इक्विलिब्रियम में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशन में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। केमिकल काइनेटिक्स में भी 2 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। केमिकल बॉन्डिंग भी ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन दे दिया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। डी एंड एफ में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन में से कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा है। जीओसी एंड पीओसी से भी क्वेश्चन है हर शिफ्ट में। नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। अल्काइल हैलाइड से हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से भी पूछा है। बायोमोलिक्यूल से भी पूछा है। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ एंड नैनो केमिस्ट्री से नहीं पूछा है। तो कहने का मतलब क्या है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से आप अभी इमिडिएटली रिवाइज करके कल या परसों का एग्जाम अच्छा कर सकते हैं। तो उसी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये पीडीएफ किसी को चाहिए तो आप हम लोग के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और ये मांग सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है और इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक बार आपको मैग्नेटिक मोमेंट वाला पार्ट जो फॉर्मूला होता है उसको एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटन, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ में आप ये रिवाइज करके जाएंगे कि 1 से लेके 100 तक सारे एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक बार लास्ट में देख लिए, बहुत 2-3 मिनट में रिवीजन हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का मेनली, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका ही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आ जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसका शेप कैसा होता है, वो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। यहां पे देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन आ रहा है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ रहा है। जनरल ट्रेंड पे क्वेश्चन आ रहा है। आइसोटोप एनर्जी का, एसडी के स्ट्रेंथ का, लाइक डायपोल मोमेंट का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। तो जो आपको ट्रेंड्स बताया गया है आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। वर्नर्स थ्योरी पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिक्स करके फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। वर्नर्स थ्योरी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टार्टिंग में पढ़ना होता है, तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए 4 शिफ्ट मिला के 1, 2, 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर रिवाइज करेंगे वर्नर्स थ्योरी को।
थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसका यूज पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको एक बार आप जल्दी में रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेसिकली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है और ई नॉट सेल कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ई नॉट सेल या उस डेल्टा जी नॉट पे पूछा जा रहा है। डेल्टा जी नॉट, ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेंगे तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्पेशली ई नॉट वाला पार्ट आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे इस बार बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल होता है, इसका सिंपल टेक्निक बताते हैं। जैसे ए एक्स बी वाई है और ए डिसोसिएट करेगा तो ए एक्स वाई प्लस बनेगा प्लस वाई बी एक्स माइनस बनेगा। तो इसका सॉल्युबिलिटी एस है तो ए एक्स एस हो जाएगा, ए हो जाएगा वाई एस। अब केस पी किसी भी टाइप का सॉल्ट हो वहां पे क्या करेंगे, ए वाई प्लस का पावर, इसका कोफिशिएंट कितना है एक्स, और इसका क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस का पावर वाई। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एस एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा वाई एस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप एक बार देख के जाएंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिंपली कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। यही वाला कॉन्सेप्ट से इस बार 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ चुका है, 2 क्वेश्चन आ चुका है, एक ऐसा एक ऐसा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, वही ई नॉट सेल का कैलकुलेट करने का, ई नॉट्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का और केस भी कैलकुलेट करने का एक बार आप मेथड रिवाइज कर लेंगे लास्ट टाइम। बोर्स मॉडल में रेडियस फॉर्मूला रिलेटेड पूछ रहा है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला सब लोगों को याद है 0.529 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बाई जेड। रेडियस पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ए वाला पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा, क्वांटाइजेशन ऑफ 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा बोल क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एनर्जी पे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा जाए। एनर्जी का फॉर्मूला आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेडियस पे पूछा जा चुका है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे पूछा जा रहा है। तो एनर्जी का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एनर्जी पे क्वेश्चन पूछेगा तो एनर्जी का ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेंगे, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केपी। 2 बार केपी पे क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल दिया क्वेश्चन, सिंपल दे दिया, केपी कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं, केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही बेसिक है। केपी पे ऑलरेडी पूछ चुका है, तो केसी वाला पार्ट आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इतना मॉलिक्यूल रिमूव कर दे रहे हैं तो कितना मोल बचेगा। दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट का एक सिंपल सा आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लिया कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और हम लोग को यहां पे बन रहा है सी प्लस डी। लिमिटिंग रिएजेंट को बहुत लोग बहुत कॉम्प्लेक्स ढंग से बताते हैं, कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा टेक्निक याद रखना है। टी इक्वल टू 0 पे मान लीजिए इसका पी मोल है और इसका है क्यू मोल, इसका पी मोल है और इसका क्यू मोल है। तो इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है रिएक्शन कंप्लीट होने पे कौन खत्म हो जाएगा, कौन खत्म हो जाएगा मतलब किसका पूरा अमाउंट रिएक्ट कर जाएगा, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ नहीं करना है, इसका मोल कितना दिया हुआ है, गिवन मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट P बाई ए और इसका गिवन मोल Q बाई B, P बाई ए एंड Q बाई B। तो इफ P बाई ए इज ग्रेटर देन Q बाई B, इसका P बाई ए ज्यादा होगा तो यहां पे A का लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा।
इसको ऐसे प्रूफ कभी कर सकते हैं, p माइनस ए एक्स चेंज होगा, यहाँ q माइनस बी एक्स हो जाएगा। तो एक कंडीशन कैसे आया, यदि एक लिमिटिंग एजेंट है तो p माइनस एक्स जीरो होगा, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा p बराबर ए एक्स। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा क्या, p बाई ए। x का वैल्यू मिल गया तो a क्या होगा, b q माइनस बी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। b का वैल्यू पुट कर दिया, p a बाई ए ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से आ गया q ग्रेटर देन bp बाई ए। अब यहाँ से क्या आ गया, सॉरी यहाँ b लिमिटिंग एजेंट होगा, तो यहाँ से आ गया q बाई बी ग्रेटर देन p बाई ए। जिसका a वाला वैल्यू कम होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। तो q बाई बी कम है p बाई ए से तो b लिमिटिंग एजेंट होगा। यदि इसका उल्टा होता, q बाई बी ज्यादा है p बाई ए से, तो लिमिटिंग एजेंट कौन होता, a होता। तो सिंपल इसको समराइज कर देते हैं ए वाला कॉन्सेप्ट को, जिसका कोफिशिएंट गिवन मोल बाय कोफिशिएंट, बस आपको याद रखना है, कंक्लूजन इज दिस, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका लेस होगा वही लिमिटिंग एजेंट होगा। बस यही लाइन याद रखना है, वही लिमिटिंग एजेंट होगा। तो इसमें बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, गिवन मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका कम होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा। बस ये आपको याद रखना है, उससे आप लिमिटिंग एजेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, मोल कॉन्सेप्ट पे। देखिए वही लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ भी सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है, एम्पिरिकल फार्मूला का, यहाँ भी सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला पूछा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ओजोनोलिसिस बहुत सिंपल होता है, ओजोनोलिसिस में जस्ट कट कर देना है इसको और ऑक्सीजन पेस्ट कर देना है। तो ओजोनोलिसिस एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पहले ही बता दिए। कैलकुलेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखिए ओजोनोलिसिस से फिर से क्वेश्चन आया है, विच कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टर विद HBr, मार्कोनिकॉफ रूल। एक बार मार्कोनिकॉफ रूल रिवाइज कर लेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पे कहाँ अटैक करेगा, जैसे पहला क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन जो है इसमें H+ अटैक करेगा, तो यदि यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस यहाँ बनेगा, और यदि H+ नीचे जाएगा, यदि H+ नीचे जाएगा तो प्लस यहाँ बनेगा। ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसको प्लस M दे रहा है, लोन पर दे रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसी को मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, टेस्ट पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट एक बार आप सब पूरा रिवीजन कर लेंगे। टेस्ट में जैसे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, DNP टेस्ट है, उसके बाद सिप्स रिएजेंट टेस्ट है, उसके बाद कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट है। ये सब टेस्ट एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विक्टर मेयर टेस्ट है, ऐसे ही जो भी टेस्ट आपको बताया गया है POC में, उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये सब टेस्ट आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे। हिंसबर्ग टेस्ट देखिए, अभी बोल रहे थे हिंसबर्ग टेस्ट से क्वेश्चन आ गया। स्टीरियोआइसोमेरिज्म में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है। एक बार फॉर्मूला कैसे स्टीरियोआइसोमेर कैलकुलेट करते हैं उसका एक फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, इसलिए 1 से 100 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिवाइज करना नहीं भूले। नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन, जितना भी नेम्ड रिएक्शन है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। किसका नाम क्या था उसको एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे। नेम्ड रिएक्शन, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा है, नेम्ड रिएक्शन पूछ रहा है। POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ रहा है, ये भी देखिए नेम्ड रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बेस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पहले ही बता चुके हैं, एंड ये तो पहले ही करवा चुके हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो मैंने एक आइडिया दिया आपको मेरी तरफ से। बेस्ट ऑफ लक फॉर 28 जनवरी शिफ्ट एंड 29 जनवरी शिफ्ट। आप लोग पूरा कॉन्फिडेंट होके एग्जाम दीजिए। क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत टफ नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में। तो आप जो भी पढ़े उस पर विश्वास रखिए, और लास्ट मिनट में नर्वस मत होइए। अपने पे विश्वास रखना सबसे इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। तो हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस एनालिसिस जो मेंस के अभी तक क्वेश्चन हुए हैं उनका। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे कि जो 3 शिफ्ट आई उनमें क्वेश्चंस कैसे आए मेरे, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा देखो इन टॉपिक से कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो पहला मेरा टॉपिक है सेट्स एंड रिलेशंस। पहला मेरा टॉपिक क्या है? सेट्स एंड रिलेशंस। तो सेट्स एंड रिलेशंस के मेरे कितने आए? 4 क्वेश्चन अभी तक, चारों 6 शिफ्ट हो चुकी है, 6 शिफ्ट हो चुकी है। उनमें मेरे 6 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन इनमें से आए। 6 शिफ्ट में से 4 क्वेश्चन अभी तक इसके आए हैं। लास्ट की 3 शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इसका। क्लियर हुआ? लॉग एंड इनइक्वालिटीज। तो लॉग एंड इनइक्वालिटीज के देखो 2 क्वेश्चन ही आया, मतलब लॉग मेरा हैवी वेटेज नहीं है। मतलब ये क्या है, मेरा हैवी वेटेज टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक के देखें तो क्वाड्रेटिक के 6 आए हैं, मतलब 6 आए हैं, तो इसका मतलब वेटेज अच्छा खासा है इसका। सीक्वेंसेस एंड सीरीज के मेरे 7 आए हैं, इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। एलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब ये भी इतना इंपॉर्टेंट वेटेज टॉपिक नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के 3 आए हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल के 5 आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ओवरऑल के कितने आए हैं मेरे? 5। तो ये भी मेरा क्या है, ये मेरा अच्छा खासा हाई वेटेज टॉपिक है। 5 क्वेश्चन अच्छे होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के 0, ये तो सिलेबस में ही नहीं है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो। बाइनोमियल थ्योरम के 6, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 6, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके 4। मतलब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़्यादा वेटेज नहीं है, जबकि इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है, सर्कल्स है और कोनिक्स है। 3 बड़े बड़े टॉपिक जिसको हम पूरा 2 महीने बैठ के पढ़ाते हैं, उसका वेटेज सिर्फ 4 टॉपिक है। बट पॉइंट ये है कि इसके क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसके क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, इसलिए इसको हम मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 4 क्वेश्चंस भी हमें स्कोर करने हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन, अच्छा स्ट्रेट लाइन अलग है, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है, स्ट्रेट लाइन अलग है। स्ट्रेट लाइंस के, स्ट्रेट लाइंस का 1, सर्कल के 2, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स के 2, 1, 3, 3, 3, 1। ये रहा मेरा, 1 से स्टार्ट हुआ है। तो टोटल मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चंस आए? 3 + 3 + 1 7 + 2 9, 9 + 1 10 और 14। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चंस आए मेरे? 14 क्वेश्चंस। देख सकते हो बाकी किसी भी टॉपिक, इसीलिए इसको 2 मंथ लॉन्ग पढ़ाया जाता है। हम 2 मंथ लॉन्ग इसीलिए इसको पढ़ाते हैं, और इसीलिए इसके क्या है मेरे 14 क्वेश्चंस हैं। समझ में आया? 14 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। 14/6 करूँ मैं, 14/6 करूँ तो 2.2 समथिंग। मतलब हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आए ही आए हैं। हर एक क्वेश्चन में, हर एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आए ही आए हैं। और पॉइंट ये है 25 में से अगर 2 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन लेंदी होते हैं बट ईजी होते हैं, इसीलिए इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ईजी क्वेश्चन स्कोर करना 2 क्वेश्चन पे तो मतलब तुम्हारे परसेंटेज पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, इसीलिए इसको ईजी है, इसको मिस नहीं कर सकते। अब आता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे? 6। वही अलजेब्रा जितना वेटेज है इसका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसका इतना ज़्यादा वेटेज है। अब आते हैं हम, तो ओवरऑल 11th के क्वेश्चंस देखें तो इसके 12, फर्स्ट शिफ्ट 1 में 12 क्वेश्चंस, शिफ्ट 2 में 11 क्वेश्चंस, अगले में 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन 7 और 6। तो बाद के पेपरों में वेटेज कम था, लेकिन शुरू के पेपरों में वेटेज ज़्यादा था। पर ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं। ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं। और अगर 9 क्वेश्चंस मेरे आए हैं ऑन एन एवरेज, तो इसका मतलब क्या है मेरा? अगर ऑन एन एवरेज 9 क्वेश्चंस आए हैं तो इसका मतलब है मेरा कि आउट ऑफ 25 में 9 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2/5, 2/5 तो वेटेज है ही प्रोबेबिलिटी आने की। 2/5 तो प्रोबेबिलिटी है ही मेरे आने की किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, तो मिस नहीं कर सकते हम 11th वैसे भी हर कोई डिटेल में पढ़ता है, क्योंकि पहली क्लास होती है, उनके पहला जेई का टच होता है, तो इसीलिए हर कोई उसको डिटेल में अच्छे से बिल्कुल सिंसियरली करता है। अब आते हैं हम 12th पर।
तो 12th पर क्या है मेरा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। चैप्टर छोटा सा है पर वेटेज बहुत ज्यादा है, 11 क्वेश्चंस। देखो ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं इसके हर क्वेश्चन में। और बात यह है कि इसके क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारी इजी होती है, ऐसी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स भी इजी होता है। थोड़ा आईक्यू वाला गेम होता है बट ये भी इजी होता है। देखो 2 कोऑर्डिनेट के और 2 मैट्रिसेस के, 4 क्वेश्चंस तो इसके आए ही आए हैं मेरे। और 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। और तुमने वो वाली वीडियो तो देखी होगी ललन सर की, जिसमें ललन सर डिस्कस कर रहे हैं कि इतने मार्क्स पे इतना इतना। तो मैथ्स में ऐसा होता है कि तुम्हारा 10 क्वेश्चंस पे ही 95 परसेंटाइल क्रॉस कर जाता है। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन तुम्हारा 10 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, इसका मतलब मेरा सिंपली ये है कि ये तो मेरे बहुत ज़्यादा नंबर हो गए, तो इसीलिए 15 क्वेश्चंस पे और भी ज़्यादा, तो इसीलिए उसकी चिंता मत करो। अब आते हैं हम फंक्शंस पे, फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। सॉरी 90 परसेंटाइल क्रॉस कर जाता है 10 क्वेश्चंस पे, 90 परसेंटाइल क्रॉस करता है। तो फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे तो इसके देखो 8 आए, इसका भी वेटेज अच्छा है। 8 और 3, 8 और 3, 8 और 3 11। तो इसके भी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस तो हर चैप्टर में आई है, फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमें आईटीएफ बहुत टफ लगता है, उसको हम छोड़ दे क्या? तो देखो हर अल्टरनेट पेपर में एक क्वेश्चन आया है आईटीएफ का, हर अल्टरनेट पेपर में एक क्वेश्चन आया है आईटीएफ का। अगर आपको कुछ ज्यादा ही टफ लग रहा है, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने की, बट कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें समझ में ही नहीं आता, हम क्या करें, हम कितनी प्रैक्टिस कर लें, समझ में ही नहीं आता। तो इसको थोड़ा स्किप कर सकते हो, अगर करना हो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन वो भी हर अल्टरनेट पेपर में आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज 0.5 हाफ क्वेश्चन आया है हर पेपर में। तो इसको अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, समझने आने के बाद भी गलतियां कर रहे हो, तो इसको छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लिमिट्स के 6 क्वेश्चन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का 1 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का 0 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 4 क्वेश्चन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 6, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के 7, डिफरेंशियल इक्वेशन के 7, वेक्टर के 5, 3D के 9। तो देखो वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D अगेन 14 क्वेश्चन, वेक्टर एंड 3D अगेन 14 क्वेश्चन। तो अगर तो ऑन एन एवरेज क्या, अगेन 2.2 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज क्या है, अगेन मेरे 2.2 क्वेश्चन। और अगर मेरे अगेन 2.2 क्वेश्चन आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2.2 क्वेश्चन, वेक्टर के 2.2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन उसका, और 2 क्वेश्चन उसके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के, कितने क्वेश्चन हुए ये? 7 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, बहुत आगे पहुंच जाओगे बाकी बच्चों से। 7 क्वेश्चन में तो तुम बाकी बच्चों से बहुत आगे पहुंच जाओगे, इसीलिए। और ये भी ज्योमेट्री ही है, ये भी ज्योमेट्री ही है, और इजी होता है, ये इजी होता है। वेक्टर 3D बहुत इजी होता है, इसीलिए इसका कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। 7 क्वेश्चन स्कोर करना इजी अगर 7 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं तो उनको स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी टफ होता है, 6 क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स 3 क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही ईजी होता है, उसको हर बच्चा कर ही लेगा, बट बच्चे छोड़ देते हैं उसको। उसका भी हर अल्टरनेट टेस्ट में 1 क्वेश्चन आया है, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो ये मेरा फंक्शन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये मेरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। मतलब इसमें बेसिकली फंक्शंस और इंटीग्रेशन दोनों मिक्स हो गया। ये इंटीग्रेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन है, दोनों मिक्स है। पहले फंक्शन से सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन यूज करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री प्लस ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री प्लस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री प्लस ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आ रहा, 2 मिक्स करके आ रहे हैं। देखो 2 मिक्स करके आ रहे हैं। लेट m बी द पॉजिटिव इंटीजर। ये देखो अगेन लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, क्या आ सकते हैं, तो इनको आप सॉल्व करना है। तो देखो ये लिमिट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री का, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, कैसे आ सकते हैं। ये देखो प्रोबेबिलिटी प्लस मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी प्लस मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी प्लस मैट्रिसेस का
एक टॉपिक का अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, हमेशा दो टॉपिक मिक्स करके आ रहे हैं मेंस में। देख लो कैसे आते हैं क्वेश्चन, बाद में मत बोलना फिर। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfy and the maximum value of, अगेन डिफरेंशिएशन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशिएशन प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करना है, उसका इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लगाना है। ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है न्यूटन्स फॉर्मूला का, न्यूटन्स फॉर्मूला क्वेश्चन है ये तो। ये तो वेक्टर का है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। ये मैट्रिक्स का है, ये मैट्राइसिस का है, अगेन मैट्राइसिस का है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। अब एक एक टॉपिक कहाँ चालू हो गया, बट शुरू में तो एक एक मल्टीपल ही आ रहे थे। ठीक है, ये तुम्हारा पीएनसी का है एंड नंबर थ्योरी का है। इसमें अगेन दो टॉपिक आ गए, ये पीएनसी एंड नंबर थ्योरी का है। क्वेश्चनों को पढ़ो और समझने की कोशिश करो, मैं कौन से टॉपिक से बता रहा हूँ इनको। ये बाइनोमियल का है, ये बाइनोमियल का है। ये अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ये मैट्राइसिस एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये मैट्राइसिस एंड ट्रिग्नोमेट्री का है। ये स्टैटिस्टिक्स का है। देखो स्टैटिस्टिक्स का भी एक सवाल आ गया, हर अल्टरनेट पेपर में स्टैटिस्टिक्स का सवाल आया है, स्टैटिस्टिक्स का भी एक। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे और मैं टॉपिक बताए, इनको आप सॉल्व करो, हमारे कमेंट सेक्शन में डालो इनको। अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालो कि हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, हम उसका प्रोवाइड करेंगे। हमारी ऐप पर भी ये है, उस पर आप आइए। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई मेंस। स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले जेई मेंस का 23rd का मॉर्निंग इवनिंग, 24th का, 22nd का मॉर्निंग इवनिंग का सेट का डिस्कशन किया। तो जहाँ तक मैं फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, लगभग सारे पेपर में एक ही पैटर्न के और एक ही टॉपिक से लगभग 80% क्वेश्चन आए हैं। तो हम लोग एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि आप लोग इस चैप्टर्स को पढ़िए। लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पर अगर आप थोड़ा सा उन फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए, फॉर्मूले यूज कर लीजिए, तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आपको बताते हैं। देखिए किस तरीके से गेस करना है। यहाँ पर देखिए पहला था इक्वल रेडियस वर्क डन पूछा गया है बिग ड्रॉप का। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए, दिस क्वेश्चन जो है आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको एक क्वेश्चन मिला है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली आप मैकेनिक्स से आप सरफेस टेंशन को अच्छे से पढ़िए। स्टडी प्रॉपरली ऑफ सरफेस टेंशन को अच्छे से पढ़िए। आपको सरफेस टेंशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके पास बिगर ड्रॉप है पेपर। देखिए सरफेस टेंशन में एनर्जी तोड़ना जोड़ना, मान लीजिए दो ड्रॉप्स को लेस की जाती हैं तो उनके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा। जनरली क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी पूछा जा सकता है कि दो ड्रॉप्स को लेस की गई पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, स्टोर होगी, प्लस में होगी या माइनस में होगी, ये आपको पढ़ना है।
तो ये आपके पास हो गया पहला टॉपिक आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का। देखिए सारे पेपर में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, सारे पेपर में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ग्रेविटेशन में आपको दो चीज पढ़िएगा, एक तो आप कैपलर्स लॉ अच्छे से पढ़िए, कैपलर्स लॉ, और दूसरा आप पढ़िए जो कैपलर्स लॉ है, और दूसरा पढ़िए पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन में अगर आप देखिए तो ये दो टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, स्पेशली कैपलर्स लॉ। कौन सा लॉ किस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो पढ़िए, कौन से लॉ में क्या चीज कांस्टेंट होती है, कैसे निकाला गया, टाइम का रिलेशन क्या है, पहले लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट जैसे बोलते हैं, सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, तीसरे लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए आपके पास, ये आपके पास देखिए 10 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कैपेसिटर पढ़िए अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए हर एक पेपर में लगभग एक P1 ऐसे दे दिया गया, P2 ऐसे दे दिया गया, दोनों के बीच में फोर्स, फील्ड और इन सबके फॉर्मूले पूछे गए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, लगभग इसी तरीके से हर चीज में आया। रेजिस्टेंस का देखिए आपके पास इज बेंट इनटू द रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस का क्वेश्चंस में आप करंट में आप पढ़िए, करंट में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़िए बहुत ध्यान से, किस तरीके से रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है वो पढ़िए, तरीके अलग अलग पढ़िए। देखिए आप रोलिंग मोशन को, रोटेशन में रोलिंग मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से पढ़िए। सारी बॉडीज का थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम पढ़िए, एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स जरूर पढ़िए। तो इस तरीके से देखिए आपके पास ये पढ़ना है मेन चीज। रोलिंग मोशन में एक्सीलेशन का फॉर्मूला जैसे G sin थीटा अपॉन 1 + I/mr², इसका यूज, वेलोसिटी इससे निकालना, टाइम निकालना, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरे ख्याल से कल और परसों के पेपर में एक क्वेश्चन इसका जरूर मिल जाएगा। तो आप इन चीजों को लीजिए, क्योंकि पेपर की सिमिलरिटी देख के हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि किस टॉपिक का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो नहीं कह सकते यही आएगा, लेकिन किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये है आरएमएस वैल्यू का क्वेश्चन है, ये एसी का है। तो एसी का भी क्वेश्चन सब में आया है, एसी का नॉर्मल क्वेश्चन आरएमएस वैल्यू का पढ़िए, और दूसरा इम्पीडेंस का, इम्पीडेंस निकालने का क्वेश्चन पढ़िए। तो ये आप एसी में पढ़ेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए आपके पास, यहां आपके पास दिस इज द, आपके पास वर्क डन निकालने का मतलब मैकेनिक्स में आप वर्क पावर एनर्जी जरूर पढ़िए, वर्क पावर एनर्जी नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट, मतलब इसमें आप बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन करिए, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में। मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी बेसिक कंसेप्ट, कैसे वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालना है, पावर निकालनी है, पावर किस पर डिपेंड करता है, यूनिफॉर्म मास सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से वेरिएबल मास सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे, मतलब अगर एक बाल्टी है उसकी कैपेसिटी दे रखी है, उस बाल्टी में धीरे धीरे एक होल है उससे पानी गिर रहा है, तो इतनी हाइट उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा या एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, चेन की एनर्जी, ये सब आप पढ़िए। नेक्स्ट देखिए आपके पास स्क्वायर ऑफ द साइड 5 द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन पढ़िए, मैग्नेटिज्म में सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन और मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन,
मैग्नेटिक मोमेंट का, और फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स पढ़िए। बस इतने से काम हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप एनर्जी कंसेप्ट पढ़िए। एनर्जी कंसेप्ट, लोवेस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी में कैसे चेंज होता है वो पढ़ना है। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन जंप्स, एटम्स में जरूर पढ़ना है, एटम्स जरूर पढ़ना है। रेडियस का कंसेप्ट n² वाला, और दूसरा एनर्जी का कंसेप्ट, और एनर्जी से डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालना। तो क्या होगा, मान लीजिए आपको रेडियस गिवन है, इससे लैम्डा निकालना है, तो आप 2 पाई r = n लैम्डा यूज करेंगे तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगी। इस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन पढ़ना है, करना है एकदम सिंपल। इक्वेशन बेस्ड, और दूसरा आपके पास E और B का रिलेशन, दैट इज E0 B0, ये आपको पढ़ना है। दूसरा स्पेक्ट्रम का पढ़ना है। देखिए ऑप्टिक्स में आप लेंस अच्छे से पढ़िए, ऑप्टिक्स में लेंसेस पढ़िए, और लेंसेज में भी सिल्वरिंग ऑफ लेंस एंड कटिंग ऑफ लेंस। लेंस को कट कर दिया, ऐसे था आपने ऐसे कट किया तो फोकल लेंथ क्या हो गई, ये आपको निकालना आना चाहिए। और तीसरी चीज इमर्जन ऑफ लेंस इन लिक्विड, इसमें पढ़ना है आपको, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये है L/2 सेंटर फ्लक्स निकालना है। तो ये गॉस लॉ भी पढ़ सकते हैं, गॉस लॉ का कम चांस है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा गॉस लॉ के केसेस। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये YDSE है, YDSE जरूर पढ़ना है, YDSE जरूर पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट। बीटा किस पर डिपेंड करता है वो पढ़ना है, और बीटा चेंजेस कैसे होते हैं वो पढ़ना है, और फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है। ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। ये आ जाइए, देखिए SHM का क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपल पेंडुलम आपको पढ़ना है। सिंपल पेंडुलम सारे केसेस, सिंपल पेंडुलम के आपको सारे केसेस पढ़ना है। ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है वैसे फ्रिक्शन के लिए। आगे आ जाइए, व्हाट इज द फ्रैक्शनल फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए सरफेस वाटर बबल, ये सरफेस टेंशन का पूछा गया, 2 क्वेश्चन ही पूछ दिए गए आपके पास, ये 24 की मॉर्निंग शिफ्ट के। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो है वो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। मैंने बोला कैपेसिटर पढ़ने के लिए, तो आपके पास देखिए कुल मिला के 2 चीजें और आपको ध्यान रखनी, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में आपको जर्नल डायोड और लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। सेमीकंडक्टर में जर्नल डायोड, लॉजिक गेट और नॉर्मल गेट, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, करंट निकालना, ये सब निकालना आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के आप ध्यान दीजिए, अगर आप ऑप्टिक्स से लेकर आखिरी तक, और 11th जो आसान चैप्टर है ऑप्टिक्स से लेकर आखिरी तक, मतलब सेमीकंडक्टर्स तक, अगर उनके नॉर्मल क्वेश्चन और फॉर्मूले देख के जाएंगे तब भी आपका हो जाएगा, एक यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आना ही है। तो इस तरीके से एक रफ आइडिया हमने दिया है, और आप सभी लोगों को 28 और 29 के लिए ऑल दी बेस्ट। पिछले पेपर्स को, हम लोगों के वीडियो सॉल्यूशंस को देखते हुए, लाइव डिस्कशन को देखते हुए आप कॉमन टॉपिक्स निकाल सकते हैं,
कि कैसा पेपर आ सकता है 28 और 29 को। तो ये हम लोगों की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से हम लोगों का सारा लाइव डिस्कशन जरूर देखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।